नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ। वर्ण विचार भाग 1। इसमें आप भाषा, लिपि, व्यंजन, स्वर, इन महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है वो है भाषा। मित्रों, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है वो भाषा है। भाषा क्यों है? क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे अपने खूब सारे उसके अनेक उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। खूब सारी जरूरतें होती है, एक दूसरे से अपना अर्थ साधने के लिए, अपना कार्य निकालने के लिए, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात किसी के सामने प्रकट करने के लिए, रखने के लिए उसे बोलना पड़ता है, उसे किसी न किसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो और मनुष्य होने के नाते उसको परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान भी करना पड़ता है। वह अपनी बात किसी को कहेगा, वापस किसी दूसरों की बात वो सुनेगा, है ना, तब वो समझेगा बाद में। तो उसे अपने विचारों का आदान प्रदान भी करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने भावों या और विचारों को दूसरों के सामने बोलता है ना, संकेतों के माध्यम से सिर हिलाता है, या फिर किसी ध्वनियों का है, शब्दों का है, वाक्यों का है, अनेकों का सहारा लेना पड़ता है उसे। मित्रों, यदि भाषा ना होती तो मनुष्य इतना समझदार व होशियार कभी बन पाता? नहीं, कभी नहीं बन पाता, क्योंकि भाषा का है वो अहम भूमिका है, मेन रोल इसी का है। और न ही अपने सुख और दुख, प्रेम, घृणा आदि का किसी के सामने इजहार अर्थात प्रकट भी न कर पाता। तो आइए हम भाषा शब्द की देखते हैं। तो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से व्युत्पन्न है, अर्थात संस्कृत भाषा से ही जो भाष धातु है उसी से भाषा शब्द का व्युत्पन्न हुआ है, अर्थात उत्पत्ति हुई है ना, इसका जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, ओरिजिन हुआ है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। आइए आगे हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। भाषा को अभिव्यक्त करने के 3 माध्यम है ना, और जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार है उनको बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं उसे ही भाषा नाम या भाषा की जो संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। तो अब चर्चा करते हैं हम भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम। तो यहाँ पर 3 माध्यम मैंने लिखे हैं, दिए हुए हैं। 3 माध्यम ही मूलतः होते हैं इसके। पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक और तीसरा है सांकेतिक। जो लिखित माध्यम है, लिखित माध्यम होता है वो लिखकर किसी के सामने दिया जाता है, या लिखकर मतलब बतलाया जाता है किसी को। तो लिखने के लिए इसके जो स्रोत है, जो साधन है, वह है पत्र पत्रिकाएं, किताबें, ग्रंथ, साहित्य आदि है। मौखिक, मुख से संबंधित अर्थात बोलकर, वार्तालाप के द्वारा, संवादों के द्वारा या बातचीत के द्वारा एक दूसरे से बात करके। तीसरा होता है सांकेतिक। सांकेतिक शब्द से ही पता चल रहा है, अर्थात संकेत या इशारे करके या किसी को इंगित करके। अर्थात सांकेतिक में मतलब या फिर तो किसी दूर खड़े व्यक्ति से बात करने के लिए, अर्थात उनसे संकेत के माध्यम से हम एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं, या फिर किन्हीं गूंगों या बहरों के लिए भी ये सांकेतिक भाषा प्रयोग में ली जा सकती है ना। उसके बाद में आता है भाषा और लिपि। भाषा और लिपि। मित्रों, लिपि का मतलब होता है ध्वनि के लिए प्रयुक्त चिन्ह या वर्ण, अर्थात जो अपनी मौखिक भाषा होती है, अर्थात जो मुख के द्वारा हम जो बोलते हैं, जो अपनी उच्चारित भाषा है, उच्चारण करने के जो शब्द हैं, जो बोल हैं, उन शब्दों को, उन बोलों को या उन मौखिक वाचक शब्दों को स्थायी रूप देने के लिए, अर्थात उनको परमानेंटली करने के लिए ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है ना। यदि हम बोलते ही जाए तो क्या उस भाषा को हम स्थायी रूप दे सकते हैं?
नहीं दे सकते। उसके लिए लिखना या उसका लिखित रूप जरूरी है, तभी वह लिपि मतलब नहीं उसको स्थायी रूप दिया जा सकता है। अर्थात स्थायी रूप देने के लिए ही लिपि का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह या वर्ण बने होते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं। तो किसी भाषा को लिखने की विधि या प्रयोग के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, है ना। प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह जरूर होता है या वर्ण बना हुआ होता है, और वर्णों की इसी व्यवस्था को क्या कहा गया है, लिपि कहा जाता है, ध्यान रहे। अतः किसी भाषा को लिखने की विधि या प्रयोग के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, है ना। अब संसार में आइए बात करते हैं इन पर। देखो, जो ये मैंने भाषाएं लिखी है और इनके सामने इनके सम्मुख इनकी लिपि लिखी है ना। तो संसार में तो अनेक खूब सारी बोलने के लिए, भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां प्रचलित है, अलग अलग भाषाएं, तो जाहिर है कि उनकी लिपियां भी अलग अलग होगी। जैसे हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, और भी खूब सारी भाषाएं हैं, उनको अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग लिपि में लिखा जाता है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो अपनी हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा, जो चारों भाषाएं हैं वह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। जो अंग्रेजी भाषा है वह रोमन लिपि में लिखी जाती है, और जो रोमन लिपि है वो विश्व की एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें मात्रा नहीं लगती है, अर्थात उन पर मात्रा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है भाषा में, लिपि में। पंजाबी भाषा, इसकी लिपि है वो गुरुमुखी है। उक्त सभी लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर। हिंदी है वो भी ऐसे लिखी जाती है, संस्कृत है, मराठी, नेपाली, अंग्रेजी और पंजाबी जो भी है वो सभी बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं। आगे बात करते हैं हम उर्दू भाषा के बारे में। सभी जानते हैं आप उर्दू भाषा, इसकी लिपि है वो फारसी लिपि है, और ये लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा लगभग बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन जो ये उर्दू भाषा की जो फारसी लिपि है वह दाईं ओर से, अर्थात राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखी जाती है, ठीक है ना। अब मित्रों, आपने भाषा को समझ लिया है, तो ये भी समझ लीजिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो अपनी जो देश की जो राजभाषा है वह है हिंदी, और दूसरी है अंग्रेजी। अर्थात जो सरकारी जो कार्य होते हैं, जो राजकाज के कार्य होते हैं, जो संवैधानिक जो कानूनी जो व्यवस्था होती है, उनको कार्यरत करने के लिए जो भाषा प्रयोग में ली जाती है वो अपनी राजभाषा है, तो वो हिंदी है, और सेकंड है वो इंग्लिश है। दोनों भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में कोई नहीं है फिलहाल, और बाकी 22 अलग अलग जो मतलब भाषा है वो निर्धारित की गई हैं अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग। क्षेत्रीय आधार पर भाषा का वर्गीकरण किया गया है, तो वही भाषाएं अपने पास हैं आधिकारिक तौर पर। तो थोड़ा सा मैं आपको बता लूँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। नॉर्मल चीज है, जो राजभाषा होती है, राज अर्थात शासन, अर्थात कानून, संविधान, जो मतलब देश के लिए जो भाषा प्रयोग में ली जाती है, तो शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या यह सरकार की भाषा होती है। अतः यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही या अलग अलग भी हो सकती है ना, राजभाषा। जबकि राष्ट्रभाषा, राष्ट्र का मतलब संपूर्ण देश, राष्ट्र है ना, तो वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र या देश द्वारा समझी या बोली जाती है। पूरा देश है ना, पूरा समूचा राष्ट्र उसके द्वारा बोली और समझी जाती है, वह उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती हैं। यह पूरे देश की भाषा होती है, अर्थात देश का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश लोग, अधिकांश तबका जो मतलब उस भाषा का प्रयोग करता है, वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, जो अपनी पूरी देश की भाषा होती है। अब जो राजभाषा है, राजभाषा का उल्लेख अपने संविधान के भाग 17 में किया गया है। उसका भाग है ना, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, है ना। नॉर्मली चीज है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है व्याकरण। आप सभी परिचित हो इस शब्द से अच्छी तरीके से, और इंग्लिश में से बोलते हैं ग्रामर। यदि इस शब्द का हम टुकड़ा करें तो वी धन आ धन क्री धन अन। वी और आ है वो दोनों उपसर्ग हैं, जो क्री है वो धातु हैं, और जो अन है वो प्रत्यय हैं। इसमें क्री का मतलब होता है करना। तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विशेष रूप से आबद्ध करने वाली या फिर नियमों में बांधने वाली, है ना। तो किन को नियमों में बांधती है? भाषा को, अर्थात भाषा को, साहित्य को, जो मतलब भाषा को रेगुलेट करने के लिए, है ना, स्थायी रूप देने के लिए जो इसकी होती है उसे। उसके बाद में इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या हो जाएगी इस शब्द की, व्याकरण की? तो भाषा को नियमों में बांधने या शब्दों को अनुशासित करना क्या कहलाएगा? व्याकरण। आइए मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। जैसे पहला है, रमेश विद्यालय जाता है। पढ़ने में एकदम सही ढंग से लग रहा है, बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ वाक्य है ना। और व्याकरण की दृष्टि से भी एकदम शुद्ध और नियमों के बिल्कुल सही है, नियमों की पालना कर रहा है ये वाक्य। दूसरा वाक्य है, जाता रमेश विद्यालय हैं। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये पढ़ने में थोड़ा विचित्र लग रहा है, अलग लग रहा है, थोड़ा भिन्न है ना। क्योंकि इसमें जो कर्ता है वो बाद में आ रहा है और क्रिया जो पहले आ रही है, कर्म है जो सबसे अंतिम आ रहा है। तो ये वाक्य व्याकरण के मतलब जो नियम होता है उसका अकॉर्डिंग ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है, अर्थात ये सही नहीं है। तीसरा वाक्य, जैसे रमेश विद्यालय जाती है, क्या ये सही है? नहीं, इसमें जो रमेश करता है उसके अकॉर्डिंग इसकी ये क्रिया है वो नहीं है। अर्थात जो रमेश है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो ये भी वाक्य नियम सही नहीं है। अर्थात वाक्य का क्या नियम होता है कि सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद में कर्म आएगा और उसके बाद में क्रिया आएगी, है ना, ध्यान रखना। चलो इसके बाद में हम चर्चा करते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार आपने खूब पढ़ा होगा इसके बारे में। वर्ण मित्रों, भाषा की 3 इकाइयां होती है ना, वर्ण, शब्द और वाक्य। जो वर्ण होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि जो दूसरी जो इकाइयां हैं बची हुई, शब्द और वाक्य, वह भी इसी वर्ण के कारण ही वो फलीभूत हुई है। उनका भी मतलब जो ओरिजिन, जो उद्भव हुआ है, जो उनका जो निर्माण हुआ है वो भी वर्ण के द्वारा ही हुआ है। तो वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को अथवा लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की यह सबसे छोटी इकाई होती है और उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण, ध्यान रखना मित्रों। आगे आता है वर्णमाला, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, शब्द से ही पता चल रहा है इसकी परिभाषा। वर्णमाला अर्थात वर्णों की चैन, वर्णों की श्रृंखला, एक माला रूपी, है ना। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देख लीजिए अब वर्णों के बारे में थोड़े ध्यान से। जो स्वर होते हैं मित्रों वो 11 होते हैं। जो व्यंजन होते हैं कुल 33 होते हैं। संयुक्त वर्ण होते हैं वो 3 होते हैं। अयोग्य होते हैं 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ड और ड। और कुल वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं। 11 स्वर हो जाएंगे और 33 व्यंजन हो जाएंगे। कुल वर्ण कितने हो गए? 44। कुल बालपोती वर्ण, बालपोती का मतलब जो वो पट्टी पहाड़ा की तरह आती है, उसमें जो बालपोती के जो वर्ण दिए होते हैं वो 49 होते हैं, है ना। और जो कुल देवनागरी लिपि होती है, कुल देवनागरी लिपि वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। अर्थात 11 स्वर, 33 व्यंजन, संयुक्त वर्ण 3, एक चौथा और होता है स्र। अयोग्य 2 होते हैं, उसमें द्विगुण 2 होते हैं और कुल मिला के वर्ण कितने हो जाएंगे? टोटल 52 वर्ण हो जाएंगे, है ना।
उसके बाद में वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख या स्वर यंत्र से बिना बाधा के बाहर निकल जाती हैं, अतः जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। आप जानते हैं सभी, जैसे मैं बोलता हूं अ, इस अ वर्ण को बोलने में किसी भी मुख के किसी भी भाग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है ना। जैसे अ है, आ है, जो भी बोलो आप स्वर को बोलेंगे तो उसमें किसी प्रकार के मुख के किसी भी भाग अंग की सहायता न लेनी पड़ेगी, है ना। स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण हो सकता है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10 होती है। ध्यान रखना कभी भी, है ना, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए स्वरों की संख्या मात्रा के आधार पर 10 होती है। अ, है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ध्यान रखना मित्रों। नहीं होता है। आइए अब हम बात करते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम स्वर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो उच्चारण समय व मात्रा के आधार पर, उच्चारण के जो समय मतलब उनको बोलने में जो समय लगता है वो मात्रा के आधार पर उनके जो भेद है स्वर के वो दो होते हैं, है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के और नाम है मूल स्वर, अर्थात दूसरे जो जितने भी जो स्वर हैं उनका उद्भव भी ह्रस्व स्वर से ही हुआ है, इसलिए इनका नाम मूल स्वर भी है। इन्हें लघु भी कहते हैं। लघु का मतलब छोटे। रूढ़, रूढ़ का मतलब जिनका रूप है वो परिवर्तन या चेंज नहीं होता है। रूढ़ मतलब सदैव एक सी स्थिति में रहने वाले। ये 4 होते हैं संख्या में ह्रस्व स्वर। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब लंबे, है ना। इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे गुरु, गुरु का मतलब बड़े, है ना। यौगिक, यौगिक का मतलब जुड़ने वाले, योग होने वाले। और संधि, संधि का मतलब भी जोड़ ही होता है। संधि, संधि का मतलब भी संधि करना अर्थात जोड़ना। ये कुल स्वर 7 होते हैं। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आपने पढ़े हैं। 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। उसके बाद में दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है जबकि इस दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर का दुगुना समय दीर्घ स्वरों में लगता है। ये कुल 7 होते हैं संख्या में। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, है ना। उसके बाद में तीसरा आता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, हिंदी में लगभग प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रहे। वैदिक संस्कृत में प्लूत स्वर का प्रयोग अधिक होता है, हुआ है ना। जैसे प्लूत स्वर, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी इन्हें कहते हैं, है ना। और इनका प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, ये चिन्ह है इनका देख लो, उल्टा 2 की तरह प्लूत स्वर का चिन्ह होता है। और यह चिन्ह या यह प्लूत स्वर किसी को पुकारने के लिए लगभग इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम सुनो राम, ऐसे, है ना। 3 गुना मात्रा का समय लगता है। उसके बाद में एक और होता है, देख लीजिए, ग्रहित या आगत स्वर कैसे है उसे, है ना, जिसे आप ओ बोलते हो, है ना। तो ओ स्वर को हिंदी भाषा ने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है। इसके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे वो सब अंग्रेजी के शब्द ही आएंगे, ना। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही किया जाता है, जैसे नॉलेज, कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर, वॉश, डॉटर, शॉप इत्यादि, है ना। उसके बाद में व्यंजन।
व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, होठ, तालु की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। अर्थात जिन मतलब व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते हैं ना, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को व्यक्त करने के लिए हलंत का प्रयोग होता है। हलंत का मतलब उस वर्ण को आधा कर दिया जाता है। कुल व्यंजन है वो 33 होते हैं संख्या में, है ना। और व्यंजन के भेद 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन, मुख्यतः स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। जो स्पर्शी व्यंजन है वो कुल संख्या में 25 होते हैं, अंतःस्थ होते हैं वो 4 होते हैं, ऊष्मी होते हैं वो भी 4 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। स्पर्श, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छूना या टच करना। परिभाषा देख लीजिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख में कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, है ना। मुख के कोई भी दो भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे आप क वर्ग बोलेंगे तो कंठ्य हो जाएगा, च वर्ग बोलेंगे तो ये तालव्य हो जाएगा, ट वर्ग बोलेंगे तो मूर्धन्य, मूर्धा से स्पर्श करके, है ना। जैसे त वर्ग बोलेंगे तो दंत्य, प बोलेंगे तो ओष्ठ्य, अर्थात स्पर्श करके जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है ना। इसमें कुल 25 होते हैं व्यंजन और अलग अलग 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है ना, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वह नासिक्य या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ध्यान रहे, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, है ना। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अंतःस्थ के बारे में। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ, अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अंतःस्थ शाब्दिक अर्थ भी इसका होता है अंदर या भीतर रहना, अर्थात वह व्यंजन जो मुख के भीतर ही उसका उच्चारण हो जाए, है ना। परिभाषा देख लीजिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के अंदर ही हो जाए या जिन वर्णों के उच्चारण करने पर जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। अंतःस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व। उसके बाद में ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मीय, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा इसका ऊष्मा, गर्मी या गर्माहट। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख से गर्म श्वास या वाष्प बाहर निकलती है उन्हें ये ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, है ना। श, श, स और ह। श, श, स और ह, ये संख्या में 4 हो गए। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब संयुक्त कहने का मतलब 2, कोई भी, है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के परस्पर मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अर्थात इनको मेल है ना, मेल का मतलब कि नहीं 2 का जोड़, उन्हें मेल बोलते हैं, संयुक्त वर्ण, है ना। ये संख्या में 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्ष के लिए क, श और अ, त्र के लिए त, दन, र, दन, अ, ज्ञ के लिए ज, ञ और अ, स्र के लिए श, र और अ। उसके बाद में अयोगवाह, इसके नाम से पता चल रहा है अयोगवाह, अयोगवाह, इसमें अ है वो उपसर्ग है। योग का मतलब योग या किसी के साथ जोड़, वाह का मतलब वाहने वाली या फिर वाहन वहने वाली। अयोगवाह वर्ण अ है, अ का मतलब होता है नहीं या अभाव, योग का मतलब जुड़ना और वाह का मतलब वहने वाला। परिभाषा देख लीजिए इसकी, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वो क्या कहलाएंगे? अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण होते हैं वह स्वर के बाद में एवं व्यंजन से पहले आते हैं वर्णमाला में। 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग।
उसके बाद में आते हैं उक्षिप्त, द्विगुण, ताड़नजात या द्विस्पर्शी वर्ण। उक्षिप्त वर्ण आते हैं, उक्षिप्त व्यंजन है ना, इनके नाम और है, द्विगुण है, ताड़नजात है या द्विस्पर्शी अर्थात दो जगह से स्पर्श करने वाले व्यंजन। ये होते हैं संख्या में 2, ड और ड अर्थात ये झटके के साथ में बोले जाते हैं। परिभाषा देख लीजिए इनकी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा जो जीभ मुर्दा को स्पर्श कर, मुर्दा का मतलब जो दांत के जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है ना, उसे बोलते हैं, जिससे ट वर्ग उच्चारित होता है वह, तो जीभ मुर्दा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती हैं, है ना, उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये झटके के साथ में बोले जाते हैं अर्थात एक झटका लगता है। अब इनके प्रयोग के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से ही हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, अर्थात ड और ढ से यदि शब्दों की शुरुआत होती है तो उनके नीचे कभी भी बिंदु नहीं लगता है। नंबर 2 नियम, इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे ढक्कन, सबसे प्रथम वर्ण यही है। डमरू, ढोलक, डलिया, डोर, ढोल आदि, है ना। नंबर 2 नियम देख लीजिए इसका। यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, अर्थात ड और ढ से जस्ट पहले कोई भी आधा वर्ण आता है ना। जैसे इसमें ये ण्य है, वो आधा वर्ण है ड से पहले, तो ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी। अड्डा, पंडित, गुड्डा, अंडा, है ना, खंड, घमंड आदि। उसके बाद में इनके अलावा उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे पढ़ना, ड है बीच में है, नीचे बिंदी लगेगी। लड़ना, लड़ने में भी नीचे बिंदी लगेगी। सड़क बीच में है, ड है ना, ये ड है, ध्यान रहे। पकड़ना, ढूंढना, कड़ी आदि। उसके बाद में अनुनासिक या नासिक्य वर्ण, अनुनासिक या नासिक्य, है ना, चंद्रबिंदु। इसका जो लोगो है, जो इसका लिपि चिन्ह है, वह चंद्रबिंदु है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है ना, वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे गांव, दांत, पांव, ऊंट, सांचा, मैं, आंगन इत्यादि, है ना। उसके बाद में आता है अनुस्वार। अनुस्वार, है ना, सिर्फ एक बंदी के रूप में लगता है, और जो आप इसे ये अंग से अंगूर के रूप में बोलते हैं तो ये अंग से अंगूर बिल्कुल नहीं है, इसे अम के रूप में बोला जाता है। जो अंग से अंगूर बोलते हैं तो उसके लिए क वर्ग का 5वां वर्ण ये यूज में आता है, इसे अंग से अंगूर नहीं जबकि अम बोलते हैं, है ना, ध्यान रहे। जिस ध्वनि में हवा नाक या जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसके। जैसे चिंता, पुंज, है ना, अत्यंत, नींद, उत्साह, संतोष, है ना, तंबू, ठंडा, संसार, संवाद आदि। उसके बाद में अंग का प्रयोग, ये क वर्ग का 5वां वर्ण है, इसे आप अंग के रूप में पढ़ सकते हैं। क वर्ग का 5वां वर्ण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अंग है वो स्पर्शी व्यंजन है, नासिक्य वर्ण है, और ये घोष वर्ण है, और अल्प प्राण भी है, ध्यान रहे। प्राण वगैरह में अभी आपको सेकंड अध्याय में पढ़ाऊंगा, दूसरे पार्ट में, उसमें बताऊंगा आपको। उसके बाद में इसकी विशेष क्या बात है, एक बात है देख लीजिए। संस्कृत के जो तत्सम और जो तद्भव शब्दों में केवल क, ख, ग और ग व्यंजनों से पहले ही अंग का संयोग या ये जोड़ा जाता है या फिर इसका प्रयोग होता है। किनके? सिर्फ क वर्ग के लिए, अर्थात क, ख, ग और बड़े ग के लिए ही अंग की इस मात्रा का या इस क वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रहे, है ना। उसके बाद देखिए
अंग का प्रयोग शब्द के आरंभ अर्थात शुरुआत में या अंत में कभी नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है? मध्य में। मैं कुछ संस्कृत के शब्द लिख रहा हूं जिसमें इस अंग की जो है ना इसके शब्द दिए हुए व्यंजन के, देख लीजिए। जैसे अंक, उसके बाद में अंग और फिर क, तो अंक, पंक, पंख, गंगा, रंक, जंगा, अंग, रंग, बंगाल, अंग्रेज आदि। ये सभी शब्द लगभग संस्कृत भाषा में उपयोग में ले जाते हैं, है ना। यह संस्कृत भाषा शब्दावली में ही सही या उचित है। आगे देखिए, अब इनको मैं वापस लिख रहा हूं जिसमें बिंदी लगा रहा हूं, अनुस्वार लगा रहा हूं, है ना। तो ये कैसे हो जाएंगे? जैसे पंक, अंक, पंख, गंगा, रंक ना, जंगा, अंग, रंग, बंगाल, है ना। उक्त शब्द हिंदी में सही है, लेकिन संस्कृत भाषा में यह दोषपूर्ण है। कई बार आप देखते हो कि अंग के स्थान पर अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग किया जाता है, या ये फिर एक पर्ता की तरह देख लो ना आप, सुविधा के नाम पर लोग उसके ऊपर बिंदी लगा लेते हैं। हिंदी में तो ये लगभग चल जाती है, लेकिन संस्कृत में इसका अंग की तरह प्रयोग में मतलब अंग की तरह लगाना ही उचित माना गया है। ऐसे आप बिंदी लगाकर लिखेंगे तो संस्कृत भाषा में यह दोषपूर्ण कहलाएगा, अर्थात है ना इसका यह प्रयोग दोषपूर्ण है, क्योंकि अनुस्वार की यह बिंदी एक मतलब क वर्ग को छोड़कर बाकी चारों वर्गों के पंचम वर्ण में है ना यूज में आती है जो बिंदी होती है, और जो अंग की मात्रा होती है वो क वर्ग के साथ में ही लगभग इसका प्रयोग लिया जाता है। उसके बाद में र की मात्रा के बाद देख लीजिए, रकार, रेफ या र संबंधित नियम बहुत छोटे हैं, जल्दी देख लीजिए। यदि र के बाद व्यंजन आए तो र को उसी व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, अर्थात व्यंजन देख लीजिए। जिस व्यंजन वर्ण से पहले र का उच्चारण किया जाता है तो र को उसी व्यंजन वर्ग वर्ण के ऊपर लिखा जाता है ना। जैसे कर्म व्यंजन है, उससे पहले भी व्यंजन है ना, तो व्यंजन से जस्ट पहले है तो इसके ऊपर यहां व्यंजन र बोला जाएगा, तो र से जस्ट पहले भी व्यंजन है तो ये इसके ऊपर र की मात्रा आ जाएगी। धर्म, वर्ण, दर्शन, स्वर्ग अर्थात कार्य आदि, इनमें जो र है वह आधा होता है, र पूरा नहीं आता है। एक मात्रा ये र की मात्रा है जिसमें ये र आधा होता है। उसके बाद में नियम नंबर द्वितीय देखिए, यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, अर्थात जैसे र से पहले व्यंजन आए, ये र की मात्रा यहाँ पर ध्यान रखे है ना। उससे पहले प बोला जा रहा है, प्रकाश, प्रकाश में सबसे पहले प आता है, प आधा, उसके बाद में र आधा, उसके बाद में अ इसमें शामिल है, तो व्यंजन वर्ण आ गया है ना। तो व्यंजन वर्ण आ गया तो उसमें मध्य में र को लिखा जाएगा, किसके नीचे? जो पहले आ चुका है। तो देख लीजिए, प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, ब्रह्म, श्रम आदि है ना शब्दों को। नियम नंबर थर्ड, तीसरा नियम देखिए, लास्ट एंड लास्ट। ट वर्ग में र को हमेशा वर्ण को नीचे लिखा जाता है, किसमें? ट वर्ग में जो र की मात्रा होती है, र होता है, उसको हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है ना। जैसे राष्ट्र, ट है, ट के नीचे ऐसे लिखा जाएगा। जो ट्रक है, ड्राइवर है, ड्रग्स है, ड्रामा है ना, देख लीजिए। ओके, थैंक यू।